अभिवादन एवं प्रणाम। बच्चों, जीवन में भाषिक अभिव्यक्ति का बहुत महत्व है। इस अभिव्यक्ति में वाक्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज हम रचना के आधार पर वाक्य के भेदों को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जानें कि व्याकरण की दृष्टि से वाक्य क्या है। तो सार्थक शब्दों अर्थात पदों का ऐसा व्यवस्थित व्याकरणिक समूह जिससे एक निश्चित अर्थ की प्रतीति हो, ज्ञान हो, वाक्य कहलाता है। जैसे छात्र पुस्तक पढ़ रहा है, नेताजी सुंदर लग रहे थे। ये दोनों वाक्य हमें स्पष्ट अर्थ बता रहे हैं। वाक्य में निम्नलिखित बातें होती हैं। वाक्य की रचना शब्दों अर्थात पदों के योग्य से होती है। वाक्य अपने में पूर्ण तथा स्वतंत्र होता है। वाक्य किसी न किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट कर पाने में सक्षम होता है। रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब हम देखेंगे साधारण वाक्य या सरल वाक्य क्या है। तो सरल वाक्य मूलतः एक ही वाक्य होता है जिसमें केवल एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय तथा एक ही समापिका क्रिया होती है। अब उद्देश्य क्या है यह जान लें। वाक्य के जिस अंश में उस प्राणी या वस्तु की ओर संकेत हो, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वह उद्देश्य कहलाता है। वाक्य का कर्ता होता है। कभी उद्देश्य एक शब्द का होता है तो कभी एक से अधिक शब्दों का। वे सभी शब्द जो कर्ता से जुड़े होते हैं वे भी उद्देश्य ही होते हैं। जान लें विधेय क्या होता है। तो वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। वाक्य का कर्म तथा क्रिया विधेय होते हैं। कर्म अथवा क्रिया के लिए जो कुछ भी कहा जाए वे विधेय में आते हैं। समापिका क्रिया। हिंदी में क्रिया को सामान्यतः वाक्य के अंत में लगाते हैं। वाक्य क्रिया से समाप्त होता है। वे क्रियाएं जो वाक्य को समाप्त करती हैं समापिका क्रिया कहलाती हैं। जैसे राम विद्यालय गया, इसने भिखारी को खाना खिलाया। यहाँ गया और खिलाया समापिका क्रिया है। इसके विपरीत जो क्रिया अपने सामान्य स्थान अर्थात वाक्य के अंत में न आकर कहीं अन्यत्र आए वह असमापिका क्रिया है कहलाती है। उसने डूबते बच्चे को बचा लिया, यही कहते वह चला गया। डूबते और कहते हुए असमापिका क्रिया है। अन्य उदाहरण देखिए। एक हंसमुख डॉक्टर को देखकर आधी बीमारी भाग जाती है। घर में आए बेटे को उसने पहले खाना खिलाया। अब बैठना क्यों चाहते हैं? तो यहाँ पर देखकर, आए, बैठना असमापिका क्रिया को दर्शा रहे हैं। देखें कि असमापिका क्रिया का निर्माण कैसे होता है। तो क्रिया के साथ ते हुए, कर, ए, ना आदि लगाकर असमापिका क्रिया के रूप बनते हैं। इनका प्रयोग संज्ञा विशेषण अथवा क्रिया विशेषण के रूप में होता है। जैसे उसे लिखना नहीं आता, यहाँ लिखना संज्ञा के रूप में है। रोते बच्चे को मिठाई दो, यहाँ रोते विशेषण के रूप में है। वह समाचार सुनते ही चला आया, यहाँ पर सुनते ही क्रिया विशेषण के रूप में है। क्रिया यदि किसी एक वाक्य में एक से अधिक समापिकाएं क्रियाएं होती हैं तो वह वाक्य उपवाक्य में बढ़ जाता है और उसमें जितनी भी समापिकाएं क्रियाएं होती हैं उतने ही वाक्य होते हैं। कि में उद्देश्य, विधेय और समापिका क्रिया का होना जरूरी है। उदाहरण से जानें। श्याम ने बाजार से फल लिए। यहाँ उद्देश्य श्याम ने बाजार से फल लिए, समापिका क्रिया लिए। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। उद्देश्य बच्चे, विधेय पतंग उड़ा रहे हैं, समापिका क्रिया उड़ा रहे हैं। पान वाले ने साफ बता दिया था। यहाँ उद्देश्य पान वाले ने, विधेय साफ बता दिया था, समापिका क्रिया बता दिया था। अवध के नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। अवध के नवाब साहब ने, विधेय फिर एक बार हमारी ओर देख लिया, समापिका क्रिया देख लिया। जानते हैं कि मिश्र वाक्य क्या है। तो जिन वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य को समझने के लिए उपवाक्य को समझना जरूरी है। तो वाक्यों का ऐसा पद समूह या भाग जिसका अपना स्वतंत्र अर्थ हो और जिसमें उद्देश्य और विधेय हो उपवाक्य कहलाता है। जिन क्रियायुक्त पदों से आंशिक भाव व्यक्त होता है वह उपवाक्य कहलाता है। इसमें कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक है। इसके भी दो भेद हैं: प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य वाक्य में जो उपवाक्य किसी पर आश्रित नहीं होता अर्थात उसका स्वतंत्र अर्थ होता है एवं उसकी क्रिया मुख्य होती है वह मुख्य या प्रधान उपवाक्य कहलाता है। यह उपवाक्य पूरे वाक्य से पृथक भी लिखा जा सकता है। इस प्रकार है। अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। वह लड़का मेरा मित्र है जो पेड़ के पास खड़ा है। मोर एक ऐसा पक्षी है जिसका नृत्य सभी देखना चाहते हैं। यह वही पुस्तक है जिसे मैं ढूंढ रहा था। यहाँ पर अध्यापक ने कहा वह लड़का मेरा मित्र है, मोर ऐसा पक्षी है, यह वही पुस्तक है। ये अपना स्वतंत्र अर्थ
प्रकट कर पाने में सक्षम है, इसीलिए ये सभी प्रधान उपवाक्य को दर्शा रहे हैं। देखिए, आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की पुष्टि, समर्थन, स्पष्टता अथवा विस्तार हेतु आते हैं। आश्रित उपवाक्य में प्रधान उपवाक्य के बिना पूरा अर्थ नहीं प्रकट कर सकता। यह दूसरे या प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होता है। यह स्वतंत्र भी नहीं लिखा जा सकता है। आश्रित उपवाक्य वाक्य के आरंभ, मध्य या अंत में आ सकते हैं। जो उपवाक्य की, जिससे कि, ताकि, ज्यों ही, जितना, ज्यों, क्योंकि, चूंकि, यद्यपि, यदि, जब, तक, जहाँ तक, जिधर, चाहे, मानो, कितना भी आदि शब्दों से प्रारंभ होते हैं वे आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। और इसके विपरीत जो उपवाक्य इन शब्दों से आरंभ नहीं होते हैं वे प्रधान उपवाक्य कहलाते हैं। आश्रित उपवाक्य के उदाहरण इस प्रकार हैं। मोदी जी ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे। श्याम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया। यदि सोहन आ जाए तो मैं उसके साथ चलूँ। वह युवती जिसने बालक की जान बचाई है पालम कॉलोनी में रहती है। यहाँ की, क्योंकि, यदि, जिसने योजक शब्द हैं। कि अच्छे दिन आएंगे क्योंकि वह समय पर नहीं गया। यदि सोहन आ जाए तो, जिसने बालक की जान बचाई है। इन वाक्यों को पूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए दूसरे वाक्य पर निर्भर रहना पड़ता है, इसलिए ये सभी आश्रित उपवाक्य हैं। प्रधान उपवाक्य एवं आश्रित उपवाक्य की पहचान कर लें। प्रधान उपवाक्य वह होता है जिसकी क्रिया मुख्य होती है। आश्रित उपवाक्यों को कारंभ, की, जो, जिसे आदि क्योंकि से होता है। मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में रूपांतरित कीजिए। जो क्रिया वाक्य के अंत में बनी रहेगी वह प्रधान उपवाक्य होगी और रूपांतरित होने वाली क्रिया वाला उपवाक्य आश्रित उपवाक्य होगा। जैसे मोहन परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। यहाँ वाक्य का सरल वाक्य है मोहन परिश्रम करने पर अवश्य सफल होता। यहाँ परिश्रम करता तथा परिश्रम करने में क्रिया रूपांतरित हो गई है। दूसरी ओर सफल होता क्रिया ज्यों की त्यों विद्यमान रही है। अतः वाक्य में मोहन परिश्रम करता आश्रित उपवाक्य और अवश्य सफल होता प्रधान उपवाक्य है। वाक्य भी तीन प्रकार के होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब देखिए संज्ञा उपवाक्य क्या है। तो जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्ता, कर्म अथवा क्रिया के पूरक के रूप में प्रयुक्त हों उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। अर्थात जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। प्रायः संज्ञा उपवाक्य की समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं, परंतु कभी कभी इसका लोप भी हो जाता है। के तौर पर देखें, मुझे मालूम था कि वह नहीं आएगा। मुझे मालूम था कि वह नहीं आएगा, यहाँ पर की का लोप हो गया है। वह नहीं आएगा मुझे मालूम था। यह वाक्य के आरंभ में आने के कारण की आवश्यकता नहीं है। मेरा यह डर कि वह बीमार होगी सच निकला। यहाँ पर कर्ता के स्थान पर वह बीमार होगी आया शब्द वाक्य आया है। पिताजी ने कहा कि वे कभी झूठ नहीं बोलते। यहाँ पर कि वे कभी झूठ नहीं बोलते कर्म के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। तो ये सारे रेखांकित वाक्यांश संज्ञा आश्रित उपवाक्य हैं। जानने की विशेषण उपवाक्य क्या है। तो जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के संज्ञा पद की विशेषता बताता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। विशेषण उपवाक्यों के प्रारंभ में प्रायः संबंध वाचक सर्वनाम जो से बने रूप, जैसे जिस, जिसे, जिसका, जिसमें, जिससे, जिस पर, जिसके लिए आदि का प्रयोग अवश्य होता है। विशेषण उपवाक्य के उदाहरण हैं: जिससे तुम नहीं जानते उससे क्या बात करोगे, उसी से किताब मांगो जिसको दी थी, यह जो लड़का यहाँ घूम रहा है वह मेरा छोटा भाई है, जिन लोगों ने तुम्हें भड़काया था उन्हीं के पास जाओ। यहाँ पर जिसे तुम जानते ही नहीं, जिसको दी थी, जो लड़का यहाँ घूम रहा है, जिन लोगों ने तुम्हें भड़काया था, रेखांकित वाक्यांश जो हैं वे विशेषण आश्रित उपवाक्य हैं। अब देखें क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। इसमें प्रायः जब, जहाँ, जिधर, ज्यों, यद्यपि शब्दों का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा समय, स्थान, कारण, उद्देश्य, फल, अवस्था, समानता, मात्रा इत्यादि का बोध भी होता है। विशेषण उपवाक्य के उदाहरण देखिए। जब मैं भारत में रहता था रोज़ फिल्में देखा करता था। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ अब कोई नहीं रहता। जैसा वह पढ़ाती है वैसा कोई नहीं पढ़ाता।
ज्यों ज्यों वह बड़ा होता जा रहा है, मूर्ख होता जा रहा है। यहाँ जब मैं भारत में रहता था, जहाँ मैं रहता हूँ, जैसा वह पढ़ाती है, जो जो वह बड़ा होता जा रहा है, क्रमशः समय, स्थान, रीति और परिणाम बता रहे हैं, जो कि क्रिया विशेषता है, अर्थात इससे जुड़े वाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य हैं। इसलिए संयुक्त वाक्यों में आए उपवाक्य समान स्तर के उपवाक्य होते हैं। यहाँ न कोई उपवाक्य किसी से बड़ा होता है और ना ही कोई किसी से छोटा। संयुक्त वाक्य में आने वाले सभी उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। स्वतंत्र उपवाक्य से यही तात्पर्य है कि भाषा में अलग से स्वतंत्र रूप हो सकता है। इसलिए इन संयुक्त वाक्यों के उपवाक्यों को समानाधिकृत उपवाक्य अथवा समानाधिकरण उपवाक्य भी कहते हैं। की परिभाषा इस प्रकार है कि जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य परस्पर किसी अव्यय या योजक शब्द से जुड़े हों, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य या प्रायः समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं। प्रमुख समुच्चय बोधक अवयव इस प्रकार हैं: और, तथा, एवं, इसलिए, सो, अतः, या, अथवा, या, न, नहीं तो, अन्यथा, वरना, लेकिन, किंतु, परंतु, मगर, चाहे, न कि, आदि। वाक्य के उदाहरण इस प्रकार हैं: मैं दिल्ली गया और मेरी पत्नी आगरा। यहाँ मैं बैठूंगा तथा उधर दूसरे लोग बैठेंगे। आपके लिए खिचड़ी बनी है एवं मेरे लिए चावल। आप पहुंच जाएंगे या मैं फ़ोन करूं। ठीक से काम करो अथवा नौकरी छोड़ दो। यहाँ और, तथा, एवं, या, अथवा समुच्चय बोधक अव्यय हैं, अर्थात इनसे जुड़े वाक्य संयुक्त वाक्य हैं। और वो उदाहरण देख लें: मैं न आपको पहचानता हूँ न आपके पिताजी को। आप मेरे साथ रहेंगे कि मदन के साथ। वह खेलने में तो अच्छा है मगर पढ़ाई लिखाई नहीं करता। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। न, कि, मगर, पर समुच्चय बोधक अव्यय हैं, तो इनसे जुड़े वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। और देखें: हम जाना नहीं चाहते थे लेकिन आपके पिताजी नहीं माने। आज बाजार बंद है इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। वह बहुत बीमार था अतः चुप ही बैठा रहा। वह आना नहीं चाहती थी सो झूठ बोलकर चली गई। यहाँ पर लेकिन, इसलिए, अतः, सो समुच्चय बोधक अव्यय हैं जो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, अतः इनसे जुड़े वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। वाक्यों का रूपांतरण देख लें तो वाक्य रूपांतरण का शाब्दिक अर्थ है वाक्य के रूप को परिवर्तित कर देना। किसी वाक्य में अर्थ परिवर्तन किए बिना उसकी संरचना में परिवर्तन की प्रक्रिया वाक्यों का रूपांतरण कहलाती है। वाक्य परिवर्तन की क्रिया में इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि वाक्य का प्रकार बदला जाए, उसका अर्थ या काल नहीं। वाक्य परिवर्तन करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखनी चाहिए: केवल वाक्य संरचना बदलनी चाहिए, वाक्य का अर्थ नहीं। सरल वाक्य को मिश्र या संयुक्त वाक्य बनाते समय कुछ संबंध बोधक अव्यय अथवा योजक शब्द जोड़े जाते हैं, जैसे कि क्योंकि, कि, और, इसलिए, तब आदि। संयुक्त वाक्य एवं मिश्र वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलते समय योजक शब्दों या संबंध बोधक अवयवों का लोप हटाना चाहिए। रूपांतरण की प्रक्रिया में प्रायः समापिका क्रिया को असमापिका क्रिया में तथा असमापिका क्रिया को समापिका क्रिया में बदला जाता है। उदाहरण देख लें: हम लोग तैरने के लिए नदी पर गए थे। यह सरल वाक्य है। हम लोग नदी पर गए थे क्योंकि हमें तैरना था। क्योंकि के आने के कारण यह मिश्र वाक्य बना। हम लोगों को तैरना था इसलिए हम नदी पर गए, यह संयुक्त वाक्य है। मैं एक ऐसे डॉक्टर से मिला जो बहुत होशियार है, यह मिश्र वाक्य है। मैं एक बहुत होशियार डॉक्टर से मिला, यह सरल वाक्य है। मैं एक डॉक्टर से मिला जो बहुत होशियार है, यह एक संयुक्त वाक्य है। लाला जी ने थैला उठाया और दुकान की ओर चले गए, और के कारण यह संयुक्त वाक्य है। थैला उठाकर लाला जी दुकान की ओर चले गए, यह सरल वाक्य है। जब लाला जी ने थैला उठाया तब वे दुकान की ओर चले गए, जब और तब के कारण यह मिश्र वाक्य है। गड्ढा खोदकर मजदूर चले गए, यह सरल वाक्य है। जब मजदूरों ने गड्ढा खोद लिया तब वे चले गए, जब और तब के कारण यह मिश्र वाक्य है। मजदूरों ने गड्ढा खोदा और चले गए, और के कारण यह संयुक्त वाक्य है। जैसे ही हम घर से बाहर निकले बारिश होने लगी, जैसे ही के कारण यह मिश्र वाक्य है। हमारे घर से बाहर निकलते ही बारिश होने लगी, यह सरल वाक्य है। हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी, और के कारण यह संयुक्त वाक्य है। मीरा ससुराल चली गई है पर वहाँ खुश नहीं है, यह संयुक्त वाक्य है। ससुराल जाकर मीरा खुश नहीं है, यह सरल वाक्य है।
जब से मीरा ससुराल गई है खुश नहीं है, जब के कारण यह मिश्र वाक्य है। इतनी देर तक वीडियो को देखने और समझने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है।